सास बहू के झगड़े अब दहेज केस नहीं माने जाएंगे, ऐसा है कोर्ट का जजमेंट कह रहा है। अभी का है 5 अगस्त 2026 का है और इन आरोपियों क्या कर दिया, इनके खिलाफ जो मुकदमा था उसको भी खारिज कोर्ट ने कर दिया। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं कि हुआ क्या था। फैमिली की स्टोरी थी और फैमिली के स्टोरी में आके क्या हो गया, पूरे परिवार के ऊपर जो है भाई दहेज केस लगवा दिया गया था, जैसा कि जर्नली होता है। बट लड़के वाले कहाँ चले गए, लड़के वाले हाई कोर्ट के अंदर चले गए इसको क्वेश्चन करवाने के लिए, और हाई कोर्ट ने कह दिया कि भैया घर की जो लड़ाई होती है, जो एक सास बहू की जो लड़ाई होती है, बहू को खाना नहीं दिया है, उसको काम को बोल दिया, इन चीजों को जो है कोई दहेज केस नहीं माना जाएगा। दोनों पार्टी की जो शादी थी वो 2024 में हुई थी और 1 साल तकरीबन पूरा हुआ ही नहीं था, उनके बीच में क्या हो गए, संबंध खराब हो गए और परिवार के सदस्यों के बीच में संबंध खराब जो है वो हो गए। यानी कि 1 साल के अंदर अंदर इनके बीच में जो तकरार होनी थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। अब यहाँ पे लड़के वालों ने क्या बात रखी है, तो यहाँ पे याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आरोपी नंबर 1 शिकायतकर्ता पति अदालत के समक्ष नहीं है। यानी यहाँ पे जो है याचिकाकर्ता जो लड़के वाले हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर जो केसिंग करवाने के लिए वो लड़के वाले हैं, तो याचिकाकर्ता लड़के वाले हैं। और लड़के वालों के एडवोकेट ने कहा कि जो लड़का है ना, यानी कि जो पति है, वो तो कोर्ट में नहीं आया, वो डरता नहीं आया, क्या पता कोर्ट उसको अरेस्ट करवा दे, लेकिन वह जांच का सामना कर रहा है, लेकिन वो जांच में जो शामिल होने के लिए तैयार है। अन्य आरोपियों वर्तमान याचिकाकर्ता जैसे सास हो गया, देवर हो गया, पति के रिश्तेदार हो या फिर पति पत्नी के बीच विवाद से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों का नाम जिसमें लिखवाया गया है वे बिना किसी तुकबंदी या कांड की कार्रवाई के जाल में घसीटे जाते हैं। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जांच की अनुमति दी जाती है तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बन जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप न्याय का गर्भपात हो जाएगा और इस संबंध में वह कार्रवाई को रद्द करने की मांग कर रहे हैं कि भाई पति जो है वो तो चलो नहीं आया, डरता नहीं है, लेकिन वो जांच में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन जो बाकी रिश्तेदार है ना उनका नाम लिखवा रखा है और शादी वो 1 साल भी हुआ ही नहीं है। यानी कि घर के जो एक तुतु में जो लड़ाई होती है उसके चलते, और अगर इनका नाम पे अभी भी जो मुकदमा ऐसे कंटिन्यू रहा तो फिर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अब आगे लड़की ने क्या कहा, इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 2 जो है वो है लड़की, जिन्होंने 200 पेज में क्या बताया, अपनी आपत्ति दायर की, यानी कि 200 पेज का पूरा डाटा बना के दिया है इस न्यायालय को यह प्रदर्शित करने के लिए कि हर दस्तावेज के माध्यम से भाई ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग पर यातना दी जाती है। उसने सारी चीजें दी हैं कि कौन सी बात इन्होंने दहेज के लिए मेरे को बोली है। वर्तमान कार्रवाई को किसी भी व्यक्ति याचिकाकर्ता के खिलाफ समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। भाई ये जो मामला है, ये जिनका भी नाम मैंने लिखवा रखा है ना, उन सब के भाई मेरे पास में सबूत है, 200 पेज की पूरी मैं चार्जशीट लेके आई हूं, तो इनका नाम नहीं निकलना चाहिए एक का भी, सबको लपेटेगी लड़की। प्रतिवादी इस न्यायालय को पति द्वारा जारी किए गए नोटिस के माध्यम से विवाह को रद्द करने की मांग करेगा और उसके खिलाफ उसके द्वारा दर्ज की गई शिकायत होगी और कई व्हाट्सएप संदेश आपत्तियों का हिस्सा है। और 2 प्रतिवादियों का कहना है कि इन व्यक्तियों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो यहां पे प्रतिवादी नंबर जो 2 है वो कह रहा है किसी का भी नाम नहीं कटना चाहिए, सबके नाम पे मुकदमा चलने दो, क्योंकि मैं साबित कर दूंगा, मेरे पास 200 पेज का क्या है पूरा डॉक्यूमेंट रेडी है कि किसने मेरे साथ में क्या क्या किया था। अब आगे जो है इसके अंदर काफी सारी चीजें और बताई गई है जजमेंट के अंदर। मैंने यानी कि हाई कोर्ट ने मैंने संबंधित विद्वान वकील के साथ साथ प्रतिवादी नंबर 2 पार्टी का व्यक्तिगत रूप से क्या किया है, वे सब पे विचार किया और अब मैं इसके अवलोकन पे आता हूं। अब कोर्ट अपनी बात बता रहा है। जर्नली क्या होता है, ये तो चलो एक केस स्टोरी थी, कोई भी लड़की जो है चाहे वो नई शादी हो या फिर पुरानी शादी हो, जाके थाने में क्या लगवा देगी, भाई इन्होंने मेरे से दहेज मांगा, ये मांगा, वो मांगा, पूरे परिवार का नाम जो लिखवा दिया जाता है। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, देखिए अपने पास में 3 ऑप्शन होते हैं ऐसी सिचुएशन में। एक ऑप्शन तो ये होता है कि हम उसको थाने से क्या करवा दें, रफा दफा करवा दें। थाने से क्या होता है, थाने से रफा दफा ऐसे होता है कि जितने भी थाने होते हैं ना उन सब में फैमिली केस के अंदर 3 मीडिएशन जरूरी होती है, यानी कि काउंसलिंग जरूरी होती है। उन 3 काउंसलिंग में अगर आप अपने एफर्ट्स लगाते हैं अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए या फिर आपकी जो गलती है उनको आप मानते हैं, तो वो अगर मुकदमा वापस ले लेती है तो फिर तो वहीं की वहीं मामला जो है वो सुलझ जाता है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे ही कोर्ट के अंदर चार्जशीट जाती है तो वहां कोर्ट के अंदर भी आप जो है ना डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन आई है ना हाई कोर्ट के अंदर, तो कई बार क्या होता है हाई कोर्ट भी आप जा सकते हो। तीसरा ऑप्शन मैं हाई कोर्ट वाले ही बताने वाला था, लेकिन हाई कोर्ट काफी ज्यादा खर्चीला हो जाता है या फिर काफी दूर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई गाजियाबाद से है, अब उसकी हाई कोर्ट उधर इलाहाबाद में है, तो दूर हो गई, बहुत ज्यादा दूर हो गई। हाई कोर्ट हर किसी के नजदीक नहीं है, ऊपर से खर्चीला है।
तो इसका एक अल्टरनेटिव ये है कि जिस कोर्ट में आपकी चार्जशीट जाती है वहीं पे आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा सकते हो। डिस्चार्ज एप्लीकेशन का बेनिफिट ये मिलता है कि वही कोर्ट क्या कर सकती है, डिस्चार्ज एप्लीकेशन पे बाकी लोगों का नाम काट सकती है अगर उसको सही लगा तो। वो तो खैर कोर्ट की चॉइस है। तीसरा ऑप्शन अपने पास हाई कोर्ट का आता है 482 सीआरपीसी में या फिर बीएनएसएस 528 के तहत में आप जो है हाई कोर्ट जा सकते हो क्वेश्चन के लिए। जैसे कि इस केस के अंदर ये लोग गए हैं कि भाई हमारा नाम जो बिना मतलब का घसीटा जा रहा है, हमारा नाम तो काट दो, पति के ऊपर चलाना पति के ऊपर चला लो, या मियाँ बीवी की जो लड़ाई है, या फिर पति का नाम भी अगर कटवाना है, लड़की के पास में सबूत नहीं तो पति का नाम भी कट जाता है, यानी कि मुकदमा ही क्वेश हो जाता है। ऐसा मुमकिन है और ऐसी बहुत सारी जजमेंट है जिनमें क्वेश हुए हैं मामले, और इस केस में भी तो क्वेश ही हुआ है पूरा मामला का मामला। तो यहाँ पे अगर आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है तो 3 तरीके आप अपना सकते हो अपने मामले को कैंसिल करवाने के लिए, और बाकी देखते हैं अब आगे। डायरेक्ट यहाँ पे लड़की ने अपनी पूरी पिटीशन भी जो है जजमेंट के अंदर लगाई हुई है, और अब इस कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट ने कैसे डिसीजन लिया, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। ये पर्सनल जजमेंट है भाई, जिसको अपना पढ़ना हो पूरा पढ़ लेना। यहां पे कोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला लिया है, मारम निर्मला वर्सेस तेलंगाना। इस जजमेंट के अंदर एक गाइडलाइन दी गई थी। यह मामला प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ की गई क्रूरता और दहेज की मांग के आरोप से संबंधित है। हालांकि एफआईआर के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा लगाए गए आरोप अस्पष्ट और सर्वव्यापी हैं। यानी कि यहां पे जो एलिगेशन लगाए गए हैं ना वो बिल्कुल अस्पष्ट हैं, क्योंकि किसी भी विशिष्ट उदाहरण का अवसर अभाव है जिसमें विवरण के साथ विवरण दिया गया जिसमें अपीलकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 से दहेज की मांग की थी, उसी से इनकार करने पर उसे मानसिक और शारीरिक क्रूरता के अधीन किया गया था। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यहाँ अपीलकर्ता के खिलाफ लगाया गया एकमात्र आरोप यह है कि उनकी बेटी के जन्म के बाद उनके पति के आचरण में बदलाव आया, जो कहा जाता है कि अतिरिक्त दहेज की मांग करने के उद्देश्य से अपीलकर्ताओं सहित ससुराल वालों द्वारा कथित प्रलोभन का प्रयोग किया गया था। अब आप सोच रहे होगे कि इस केस के अंदर इसका जिक्र कहां से आ गया। ये जो जिक्र है ये इस जजमेंट का जिक्र है। कहां गई वो इसका, इस केस के अंदर ऐसा ही हुआ था कि एक लड़की का जन्म होने के बाद उस मियाँ बीवी से जो भी बच्चे का जन्म हो उसके बाद यहाँ पे गला कड़ा स्टार्ट हुआ था। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि उनके पास में कोई भी स्पष्ट आरोप नहीं थे, ना उनके सबूत थे लड़की के पास में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, इस केस को खारिज कर दिया था। इसीलिए हाई कोर्ट के अंदर इस जजमेंट को रखा गया है। इस केस में भी लड़की के पास स्टोरी तो है 200 पेज की, पर कोई सबूत नहीं है। तो सबूत नहीं है तो भैया परिवार वालों को क्यों घसीटा जा रहा है। देन इसके आगे फिर एक और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यहां पे रख दी, आरती वाली, आरती मेहता वर्सेस एमपी। यहां पे भी यही कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने केवल यह कहा कि पति और ससुराल वालों ने मुझे गाली देना शुरू कर दिया, मुझे अपने माता पिता के साथ रहने के लिए कहते थे कि अपने घर चली जा, मायके चली जा, और अपीलकर्ता हर दिन मुझसे दहेज मांगते थे और मुझे कहते थे कि अगर मैं दहेज नहीं लाती हूं तो मुझे अपने मायके वापस जाना चाहिए। अब ऐसा जो हुआ था वो इस केस के अंदर हुआ था, लेकिन यहाँ पे भी वही सारी चीज आ गई कि जो भी उन्होंने जो चीज मांगी थी ना वहां पे कोई भी ऐसा विशिष्ट कार्य नजर नहीं आया जिससे ये प्रूफ हो सके कि मामला जो 498 के तहत में आता है। यानी कि इस केस में भी लड़की के पास में सिर्फ स्टोरी थी और कोई सबूत नहीं था। अब सिमिलर केस है ये वाला जो 5 अगस्त का आज हम कर रहे हैं। इस केस में भी सेम डिट्टो यही हुआ कि लड़की के पास में 200 पेज की स्टोरी तो है, बट कहीं पे सबूत नहीं है कि किस बंदे ने किस तारीख को कैसे कैसे मेरे से दहेज मांगा या मेरे को प्रताड़ित किया। सिर्फ अदालत ने एक बार कहा कि पति के रिश्तेदार और परिवार के सदस्यों का आईपीसी धारा 498 के तहत अस्पष्ट और सर्वव्यापी आरोपों के आधार पर कार्रवाई में नहीं खींचा जा सकता है। भाई अभी जो हमने 2 जजमेंट देखी, जजमेंट का जो हवाला लिया एक तो आरती वाली का, एक हमने वो देखा था, तो उन दोनों जजमेंट में क्या बताया था, पति के परिवारों को मत घसीटो भाई। इसके अलावा 1-2 जजमेंट और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अचीव गुप्ता होगी, अचीव गुप्ता सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसमें भी यही चीज बताई पति के रिश्तेदारों को मत खींचो। दारा लक्ष्मी नारायण नाम की एक जजमेंट है वर्सेस तेलंगाना, इसमें भी यही चीज बताई है। प्रीति गुप्ता की एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसमें भी यही बताया परिवार के लोगों को मत घसीटो। और बहुत सारी जजमेंट है जैसे आरती वाली होगी, है ना, ये सारी जजमेंट यही बताती है कि पति के परिवार को भैया मत घसीटो जब तक पति के परिवार के खिलाफ में लड़की के पास में ठोस सबूत ना हो। और लड़की के पास में अगर ठोस सबूत नहीं है तो उनका नाम काट दो, परिवार को क्यों परेशान कर रहे हो, रिश्तेदारों को भाई। तो यहाँ पे यही बात बता दी, क्योंकि विशिष्ट आरोपों के अभाव में उनकी एक अलग भूमिका है, इसलिए कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, आपराधिक याचिका की अनुमति दी जाती है, यानी कि स्वीकार किया जाता है इस पिटीशन को। और पिटीशन स्वीकार करने का मतलब यही है कि भाई जिन्होंने पिटीशन लगाई थी उनकी बातें कोर्ट ने मान ली है। उन्होंने क्या बातें रखी थी, भाई हमको छोड़ो, हमारा जो है इस मुकदमे से नाम काटो, तो कोर्ट ने उनका नाम काट दिया और कह दिया
कि जो आरोपी नंबर 2 से 5 है, आरोपी नंबर 1 तो पति है, पति तो कोर्ट में आए नहीं, उनका क्या कर दो भाई, उनके खिलाफ जो एफआईआर उसको रद्द कर दो, इनको आगे इनके ऊपर मुकदमा ना चलने दो। और ये जजमेंट आ गई अपनी 5 अगस्त 2026 की। ये था आपका मामला। अगर ऐसा ही कुछ आपके साथ में भी हो रहा है, 5 अगस्त 2026 का ये वाला जजमेंट है कर्नाटका हाई कोर्ट का। अगर आपके केस में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई चलो मियाँ बीवी के नहीं बने और उसने जाके पूरे परिवार का नाम लिखवा दिया, तो कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आप इजीली वहां से निकल सकते हो। हाँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर आप अगर सही तरीका अगर लेके चलोगे तो आप अपना नाम जो है वहां से कटवा सकते हो। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब आप इसको जरूर कर लें। थैंक यू।